हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। आज हम डिस्कस करेंगे 8th और 9th में 2020 के करंट अफेयर्स। सब कुछ डिटेल में जानेंगे, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को जानेंगे, उनसे रिलेटेड पिछली न्यूज़ से जो रही न्यूज़ है उनको भी कवर करेंगे। सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस है आपके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, आपके जिस भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे इंडिया लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो सारा इसमें कवर किया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, देखते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप टू ट्रैक मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग व्हीकल्स। सिंपली हरियाणा गवर्नमेंट ने, आंसर हमारा हरियाणा गवर्नमेंट बनता है। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, VMTS, यानी व्हीकल्स के मूवमेंट को ट्रैक करेगा। कौन से व्हीकल को? व्हीकल्स जो कि सैंड माइनिंग करते हैं उन व्हीकल्स को ट्रैक करेगा। अच्छा, इसे करने का क्या, जैसे कैसे किया जाएगा? हर व्हीकल का जैसे चेक पोस्ट है, हर जो डिस्टेंस होती है, जो एक फिक्स डिस्टेंस होती है, उस पर हर डिस्टेंस पे आपको चेक पोस्ट मिलेंगे। जैसे ही कोई व्हीकल इधर से मूवमेंट हो रहा है उस व्हीकल का रिकॉर्ड यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। फिर ये बाद में जैसे यहाँ गया फिर इसकी रिकॉर्ड कर लिया। अगर ये बीच में कहीं जाकर कहीं और कहीं जा रहा है तो इसका मूवमेंट का पता चल जाएगा कि ये कहीं किधर से कहाँ जा रहा है। अगर यहाँ पे आ रहा है वापस चेक पॉइंट पे तो फिर पता लग जाएगा कि वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आया है, फिर किसी सैंड माइनिंग से रिलेटेड कुछ करके आ रहा है। तो कुल मिला के ये व्हीकल्स को ट्रैक करेगा, उनकी हर चेक पोस्ट पे उसकी डिटेल लेगा और पता कर लेगा कि इसने क्या यह सैंड माइनिंग में इन्वॉल्व है या नहीं। तो यह इनिशिएटिव लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। हरियाणा गवर्नमेंट सैंड माइनिंग को रोकने का प्रयत्न कर रहा है। तो ये था कि कैसे चेक पॉइंट्स पर ये हरियाणा गवर्नमेंट ट्रैक करेगी। हरियाणा की बात करें, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा अभी रिसेंटली हरियाणा न्यूज़ में भी था क्योंकि हरियाणा 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2021 का एडिशन पंचकुला में होस्ट करेगा। अभी जून मंथ में इसे होस्ट किया जाएगा 2021 का। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 एडिशन कौन होस्ट करेगा? मध्य प्रदेश की भोपाल, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में इसे होस्ट किया जाएगा। तो इतना आप याद रखिए। अभी रिसेंटली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित हुए 2022वां 2020 एडिशन। ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ और विजेता टीम जिस टीम ने जीता है उसका नाम है जैन यूनिवर्सिटी। यह भी बेंगलुरु की है। अच्छा, इसने हराई किसको है? इसने हराई है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को। ये भी बेंगलुरु की है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी ने 2022 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जीता है। तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देश की पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी ट्राई होब कहाँ लॉन्च की गई है? हमारा आंसर बनता है ओडिशा में इसे लॉन्च किया जाएगा। पहली बार हो रहा है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी है उनके हेल्थ के लिए ऑब्जर्वेटरी एस्टेब्लिश की जा रही है। ऑब्जर्वेटरी क्या होती है? शोध संस्था जिसे कहते हैं, जहाँ शोधालय, जहाँ पर शोध किया जाता है किसी बीमारी का, किसी दवाई का, किसी रोग का, किसी प्रकार की, जैसे आसमान में तारों की खोज, बहुत सारी चीज़ें होती है ऑब्जर्वेटरी में। ये होता है कि ऑब्जर्वेटरी किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये ऑब्जर्वेटरी है हेल्थ से रिलेटेड। और ये हेल्थ किसकी? ट्राइबल कम्युनिटी की। ट्राइबल एरियाज़ में इसे सेटअप किया जाएगा, ट्राई हब को। और वहाँ के कौन कौन सी वहाँ पे बीमारियाँ हैं, कौन कौन से वहाँ पे रोग, उनका शोध किया जाएगा, उनको ऑब्जर्व किया जाएगा और जो अनिवार्य, जो रिक्वायर्ड एक्शन होंगे वो लिए जाएंगे। ये ऑब्जर्वेटरी करेगी ट्राइबल एरियाज़ में। और इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? ओडिशा राज्य में। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। अभी रिसेंटली ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उन्होंने 2 बुक्स लॉन्च की थी, द मैजिक ऑफ द मंगला जोड़ी और दूसरी बुक थी द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। ये 2 बुक रिलीज़ की थी नवीन पटनायक ने। अभी रिसेंटली
ओडिशा में ही एक ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट भी लॉन्च किया गया था, यानी इनोग्रेट किया गया था। ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया था? यहीं ओडिशा में ही इसे लॉन्च किया गया था। यह भी देश का पहला प्लांट था जो कि ग्रेन बेस्ड था। तो ये भी आप याद रखिए ओडिशा के बारे में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब वॉज एस्टेब्लिश्ड? किस राज्य में इंडिया का पहला, ये भी इंडिया का पहला है, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब शब्दों से समझ में आ रहा है कि केमिस्ट्री से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, और केमिस्ट्री से मतलब, यहाँ पे केमिस्ट्री से मतलब है, कहाँ गया पेन? केमिस्ट्री से मतलब है ड्रग्स, दवाइयाँ। और हमारे देश की ड्रग सिटी कौन सी है? ड्रग साइंस सिटी किसे कहते हैं? हैदराबाद को। तो हमारा आंसर बनता है हैदराबाद। क्यों हैदराबाद? क्योंकि आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, डॉक्टर रेड्डीज। इसने स्पुतनिक 5 भी बनाई थी, जो कि रशिया की वैक्सीन थी, और इंडिया के लिए डॉक्टर रेड्डीज़ को इसका टेंडर मिला था। और डॉक्टर रेड्डीज़ ही फ्लो केमिकल टेक्नोलॉजी हब लॉन्च कर रहा है। कहाँ लॉन्च कर रहा है, कहाँ इनॉग्रेट कर रहा है? इसी की प्रीमाइस में, जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी, या और हम कह सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। डॉक्टर रेड्डीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में इसे एस्टेब्लिश किया जाएगा, वहाँ पे इस हब को लॉन्च किया जाएगा, और यह भी हैदराबाद में ही है। क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज़ कंपनी जो है, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाइयाँ बनाती है बहुत बड़ी मात्रा में, और ये कह सकते हैं कि इंडिया की टॉप जो कंपनीज है उनमें काउंट होती है डॉक्टर रेड्डीज़, और ये हैदराबाद में ही स्थित है। और इसी ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया है, और यही हैदराबाद में ही इसे लॉन्च किया है। तो आप याद रखिए, ये इंडिया का पहला ऐसा है जो इंडिया में लाया जा रहा है, और ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। ये काम क्या करेगा? ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेगा। और आपने एक नाम सुना होगा, API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये क्या होते हैं APIs? और ये APIs पे भी शोध करेगा। APIs को भी इंडिया में APIs को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए टेक्नोलॉजी को विकसित करने का काम करेगा। इसी के लिए ये केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब लॉन्च की जा रही है। अच्छा, ये API क्या होती है? API होती है, फुल फॉर्म मैंने बता दी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। यानी हम जो भी कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसका कई बार बहुत फास्ट रिलीफ मिलता है हमें। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पैरासीटामोल। आपको दर्द हुआ, आपने पैरासीटामोल ली, तुरंत आपको रिलीफ मिल गया। तो वो जो रिलीफ मिला, वो तुरंत रिलीफ मिला, वो इस API की वजह से ही मिलता है। ये API इसमें मिले हुए होते हैं, वही तुरंत असर करते हैं। और अभी हम ये APIs कहाँ से ले रहे हैं? सबसे मेनली हम चाइना से API परचेज कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया आत्मनिर्भर बने, हम APIs को खुद प्रोड्यूस करें। इसी के लिए फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब डॉक्टर रेड्डीज़ ने लॉन्च किया है हैदराबाद में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ में, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अभी हैदराबाद किस किस चीज़ में न्यूज़ में था। हैदराबाद में एक IIT है, IIT हैदराबाद। इसने अभी हाल ही में ऑप्टम स्टार्टअप स्टूडियो लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? ऑप्टम स्टार्टअप स्टूडियो किसने लॉन्च किया है? ऑप्टम स्टार्टअप स्टूडियो IIT हैदराबाद ने। और अभी कल परसों ही IIT हैदराबाद ने एक्सट्रीम मैसिव मीमो भी लॉन्च किया है। एक्सट्रीम मैसिव मीमो, मैक्सिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। एक्सट्रीम मैसिव मेमो किसने लॉन्च किया है? IIT हैदराबाद ने। ये 5G 6G टेक्नोलॉजी के लिए लॉन्च किया है। इतना आप इसमें याद रखिए। हैदराबाद किसकी कैपिटल, किस राज्य की कैपिटल है? तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। और तेलंगाना में अभी दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लॉन्च किया जाएगा? ये भी यहीं भी तेलंगाना में ही लॉन्च किया जाएगा। और कौन लॉन्च कर रहा है? एक कैलिफोर्निया की एक कंपनी है, बिलिट इलेक्ट्रिक, यही इसे लॉन्च करेगी। नाम है थ्री व्हीलर फैक्ट्री, सबसे बड़ी फैक्ट्री इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, जो कि इंडिया में
तेलंगाना में लॉन्च की जाएगी। और हाल ही में गूगल ने तेलंगाना के साथ पार्टनरशिप भी की है, एमओयू भी साइन की है। किस चीज़ के लिए? डिजिटल इकोनॉमी लाने के लिए, जो कि तेलंगाना के यूथ और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए गूगल ने तेलंगाना के साथ पार्टनरशिप की थी। इतना आप इस न्यूज़ में याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज साइंड एन एमओयू विथ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, टू लॉन्च इसरो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। टेक्निकल से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा इसरो में। इसरो कहाँ पे स्थित है? इसरो बेंगलुरु में इसरो स्थित है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और किस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यह मिनिस्ट्री प्रोवाइड करेगी टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अच्छा, किन लोगों को प्रोवाइड करेगी? टेक्निकल स्टाफ ऑफ डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये एक इसरो का ही डिपार्टमेंट है और इसके स्टाफ्स होते हैं, जो भी स्टाफ होते हैं इसके, इनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, एक स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी उस ट्रेनिंग में क्या क्या रहेगा ये इसरो खुद डिसाइड करेगा। सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इसे स्किल प्रोग्राम्स के थ्रू स्किल्स प्रोवाइड करने का काम करेगा, लेकिन कोर्स इसरो खुद डिसाइड करेगा। अच्छा, क्या ये मिनिस्ट्री खुद ट्रेन करेगी? नहीं, एक इंस्टीट्यूट है NSIT। कहाँ गया पेन? NSIT, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, NSTI, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करेगा। किसको? इसरो के एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसी के स्टाफ्स को टेक्निकल ट्रेनिंग प्रदान करेगा। और ये जो स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा NSTI के द्वारा वह 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। लगभग 4000 से भी ज़्यादा स्टाफ्स को ये ट्रेन करेगा, लगभग 4000 से भी ज़्यादा। ये आप ध्यान में रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंपनी रिसेंटली रोल्ड आउट M15 पेट्रोल मेथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ऑन द पायलट बेसिस इन तिनसुकिया, आसाम। तिनसुकिया कहाँ पे? आसाम में। तिनसुकिया कहाँ पे? आसाम में। M15 पेट्रोल क्या मतलब हुआ? पेट्रोल में 50% मेथनॉल, यही तो मतलब हुआ इसका। मेथनॉल 15% इन पेट्रोल। M15 पेट्रोल किसने लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। किसने लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, IOCL ने इसे लॉन्च किया है। अच्छा, किस में मिलाया जाएगा? पेट्रोल में मिलाया जाएगा। क्यों मिलाया जाएगा? ताकि पेट्रोल की कॉस्ट को कम से कम किया जाएगा और हमारा जो इंपोर्ट बर्डन है पेट्रोल का, जो हम बाहर से पेट्रोल खरीद रहे हैं उसको कम से कम खरीदा जाए। इसके लिए एथेनॉल मिलाया जा रहा है, मेथनॉल मिलाया जा रहा है। कैसे भी हम पेट्रोल की कॉस्ट को कम करें, लेकिन इस बार मेथनॉल मिलाया जा रहा है। पेट्रोल में 15% का टारगेट रखा है और इसे तिनसुकिया, आसाम में लॉन्च किया। अच्छा, तिनसुकिया क्यों चूज़ किया गया? तिनसुकिया यहीं पे क्यों? क्योंकि मेथनॉल जो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो पाया जाएगा वह आपको तिनसुकिया में मिलेगा। आपको तिनसुकिया जो कि आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। मेथनॉल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH3OH। मैंने कल आपको बताया था एथेनॉल का केमिकल फार्मूला C2H6OH। C2H6OH ये तो हो गया इथेनॉल का और ये हो गया मेथनॉल का CH3OH। ये भी आप ध्यान में रखिए। IOCL की बात करें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसके चेयरपर्सन का नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इतना भी आप इसमें याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, हम कह सकते हैं विच कंपनी रिसेंटली पार्टनर्ड विद द सेंटर फॉर ऑटिज्म एंड डिसेबिलिटीज रिहेबिलिटेशन रिसर्च एंड एजुकेशन। बहुत लंबा नाम है, आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इस पे वर्ड पे फोकस कीजिए, ऑटिज्म एंड अदर डिसेबिलिटीज रिहेबिलिटेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इतना आप ध्यान में रखिए। इसने लॉन्च किया है इंडिया का ब्राइट डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क एंड कॉल्ड, उसका प्रोजेक्ट का नाम है पे ओटेंसन। ये ऑटिज्म वर्ड से लिया गया है, ओटेंसन। ए डिफरेंट माइंड इज ए गिफ्टेड माइंड। तो ये लॉन्च किया है किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है? इस संस्था ने CADRRE, इस संस्था ने किसके साथ मिलकर पे
अटेंशन, ए डिफरेंट माइंड इज ए गिफ्टेड माइंड, ये लॉन्च किया है टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के साथ मिलकर। टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया। अब समझते हैं इसका मकसद क्या है और क्या होती है ऑटिज़्म। ऑटिज़्म एक बीमारी होती है, एक बीमारी होती है जो कि बचपन में लगने वाली बीमारी होती है। इस बीमारी के बाद जिसको हो जाती है उसका ना तो माइंड ग्रोथ करता है ना बॉडी ग्रोथ करती है, ये दिन ब दिन शरीर को कमज़ोर बनाती जाती है। ये होती है ऑटिज़्म बीमारी और इस बीमारी का इलाज भी बहुत कम है। इस बीमारी से ग्रसित लोगों को, जिन्हें बोलने में बड़ी तकलीफ़ होती है, जिनका माइंड ग्रोथ नहीं कर रहा है, बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही है, बॉडी सही से काम नहीं करती, उन लोगों को हेल्प करने के लिए एक डिफरेंट माइंड यूज़ किया जाएगा, एक गिफ्टेड माइंड दिया जाएगा। उन्हें डिफरेंट माइंड कैसे यूज़ किया जाएगा, उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, उन्हें खुद का जीवन खुद से कैसे संभाला जाएगा उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी उन लोगों को। तो ये काम करेगा टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट। पहले फेज़ में तो ये सिर्फ बच्चों पे ध्यान देगा, सेकेंड फेज़ में ये अडल्ट्स पर ध्यान देगा, जिसमें उन्हें खुद की करियर से रिलेटेड रेडीनेस, अगर कोई कुछ कम ग्रसित है इस बीमारी से तो हो सकता है वह खुद के करियर बना सके और उनको खुद की लाइफ स्किल्स उन्हें प्रोवाइड कराई जाएगी इस इनिशिएटिव के द्वारा। इतना आप याद रखिए, टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने इसे CADRRE के साथ लॉन्च किया है और ये भारत के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं शानदार प्लान है, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा ऑटिज़्म के बीमारी के पेशेंट मतलब भारत में पाए जाएंगे। भारत सबसे ज़्यादा ग्रसित है इस ऑटिज़्म बीमारी से। सबसे ज़्यादा भारत में लगभग 8,51,000 के आसपास पेशेंट्स आपको मिलेंगे इस बीमारी के बाद। इसके बाद आपको चाइना में मिलेंगे, उसके बाद आपको नाइजीरिया में मिलेंगे, इसके बाद आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। तो भारत सबसे ज़्यादा इस बीमारी के पेशेंट्स भारत में है, इतना आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न है द CEPA बिटवीन, क्या होता है CEPA, इसकी फुल फॉर्म, इसका ये क्वेश्चन ही फुल फॉर्म पे बेस्ड है। बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE came into force on April 1st, 2022 because it was signed on which date? It was signed in February 2022। फरवरी 2022 में ये CEPA साइन किया गया था इंडिया और UAE के बीच में, लेकिन अब जाके इसे अप्लाई किया गया है। तो आप बताना है कि ई का क्या मतलब होता है इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। समझ में आ गया? तो इसका आंसर बनता है इकोनॉमिक। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दोनों ने फरवरी 2022 में साइन किया था और अब 1 मई 2022 को इसे लागू कर दिया गया है। अच्छा, ये होता क्या है इतना समझ लीजिए। दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड होता है, दोनों देशों के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उन्हीं से रिलेटेड ये एग्रीमेंट है। कितना हमें टारगेट अचीव करना है, कौन सा देश कितना क्या एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा, किस किस में ड्यूटीज़ लगनी है, किस में नहीं लगनी, कौन सी ड्यूटी फ्री रहेगी, ये सारी चीज़ें इस कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट में रहती है, जो कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच साइन हुआ है और यह 1 मई से अप्लाई हो चुका है। इतना आप याद रखिए। CEPA रिसेंटली फरवरी में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ साइन हुआ था, इतना आप याद रखिए। और फुल फॉर्म इसकी तो याद रखनी है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। UAE की बात करें तो UAE की कैपिटल है अबू धाबी और दिरहम यहाँ की करेंसी है। अबू धाबी दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द 6th एनुअल ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022, हाउ मनी पीपल इन 53 कंट्रीज सफर्ड एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन 2021। एक रिपोर्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। इस रिपोर्ट के अनुसार 53 देशों में 53 कंट्रीज़ में कितने लोग हैं जो एक्यूट फूड भारी भूखमरी के शिकार है। तो आंसर बनता है 193 मिलियन, इन शॉर्ट लगभग 19.5 करोड़। 19.3 करोड़ लोग हैं जो कि भारी भूखमरी से ग्रसित है और ये 53 देशों का आंकड़ा है, सिर्फ 53 देशों का आंकड़ा है। ये आंकड़ा पिछले साल लगभग 15 करोड़ के आसपास था, यानी 150 मिलियन के आसपास था, लेकिन अभी ये 19 करोड़ 193 मिलियन हो चुका है। और ये जो संस्था है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस,
ये संस्था ये रिपोर्ट जारी करती है। ये संस्था ये देखती है कौन कौन से देश में कहाँ कहाँ कितनी भुखमरी है, कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है, कैसे अच्छे जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में खाना है वो उन लोगों तक पहुंचाया जाए जहाँ पे कम है। ये सारी चीज़ें देखता है ग्लोबल फूड ऑन। हालांकि ये तो रिपोर्ट है, इसे जो रिलीज़ किया गया है जिस संस्था के द्वारा, वह संस्था इसे देखती है। और जिसने इसे लॉन्च किया उस संस्था का नाम है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। ये एक संस्था है, ये संस्था इन चीज़ों को देखती है और इसी संस्था ने ये रिपोर्ट जारी की है। और ये जो संस्था किसने बनाई है, ये एक संस्था बनाई है यूरोपियन यूनियन ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, इन सभी लगभग मेन ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्होंने मिलकर इसे बनाया था इस संस्था को। और ये संस्था इस चीज़ पर काम करती है। आप इतना याद रखिए कि लगभग 193 मिलियन अभी भुखमरी से ग्रसित है। अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऑफ साइकिल मीटिंग आयोजित कराई थी। ऑफ साइकिल को कह सकते हैं सरप्राइज मीटिंग आयोजित कराई थी। ये हर 2 महीने से होती है, नेक्स्ट जून में होगी और पिछली वाली जो हुई थी वो अप्रैल में हुई थी, लेकिन सरप्राइज़ मई में भी हो गई। तो इस मई मंथ में एक सरप्राइज मीटिंग कराई थी आरबीआई ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें पहली बार काफ़ी लंबे समय से कुछ रेट्स को बढ़ाया है। तो जैसे कि रेपो रेट को बढ़ा दिया 40 बेसिस पॉइंट से, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया है, कैश रिजर्व रेशियो को 0.50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। तो ये आप न्यू रेट्स है, ये न्यू रेट्स को याद कर लीजिए, बैंकिंग एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो, एटलीस्ट ये 3 रेट्स तो आपको याद रखनी ही है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ये मत सोचिए कि ये बैंकिंग एग्ज़ाम्स में ही पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट रेट्स होती है देश के लिए, ये पूछी जा सकती है। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट में क्या होता है कि अगर बैंक आरबीआई से उधार लेता है, पैसे लेता है, तो ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है 4.40। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से पैसा लेता है तो ये चार्ज करता है 3.35। और कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों को एक लिमिट होती है कि आप कम से कम इतना पैसा तो रिजर्व रखना ही रखना है, वह होता है कैश रिजर्व रेशियो, वह परसेंटेज ही रेशियो होता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है 4.50। तो ये रेट्स आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट रेट्स है। 4.40 4.4% रेट, 4.40% किसकी है? रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट 3.35, कैश रिजर्व रेशियो 4.50, मार्जिनल स्टैंडिंग एमएसएफ और बैंक रेट हमेशा सेम होती है, ये आप याद रखिए, दोनों हमेशा सेम होती है 4.65। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 4.15 और 18% स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। पिछले आई थिंक IBPS क्लर्क में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो कितना है अपर्जेंट में, तो वह 18% था। इतना आप याद रखिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ बिकम द इंडियाज़ पब्लिक सेक्टर बैंक, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गो लाइव ऑन द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। क्या होता है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क? मैं फुल कंप्लीट डिटेल में तो आपको बैंकिंग की क्लास में बताऊंगा, जो कि बैंकिंग ओनली, जिसमें बैंकिंग के ही क्वेश्चंस होंगे, उस क्लास में मैं फुल डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी एक मोटे तौर पर समझ लेते हैं अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है और वह कौन सा बैंक है, कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो अकाउंट एग्रीगेटर का रोल करेगा, अकाउंट एग्रीगेटर का काम करेगा। हालांकि प्राइवेट बैंक्स में तो ICICI, HDFC, इंडसइंड, एक्सिस, सारे लगभग बैंक्स इसमें आ चुके हैं अकाउंट एग्रीगेटर के रोल में, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में पहला बैंक है जो इस अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में आ रहा है, वह है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आंसर डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ, गुड पीपल टू बैंक विथ, ये इसकी टैगलाइन है। और यही बैंक अकाउंट एग्रीगेटर का काम करेगा, जो कि पहला बैंक बन चुका है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में। समझते हैं अकाउंट एग्रीगेटर। इसमें 3 होते हैं, एक तो अकाउंट एग्रीगेटर और एक होता है
FIP फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, FIPS फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, अकाउंट एग्रीगेटर्स। और एक होता है FIUs फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर जैसे आपका खुद का बैंक जिसमें आपका अकाउंट है, जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने पॉलिसी ले रखी है वह इंश्योरेंस, जिस म्यूचुअल फंड में आपने पैसा जमा कर रखा है वह म्यूचुअल फंड एजेंसी, और बला बला जो भी कंपनी जिसमें आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं वह कंपनीज हो गई। इन कंपनीज़ के पास आपका सारा डेटा रहता है, आपको पता है कहाँ आप ट्रांजैक्शन किस में क्या कर रहे हो, क्या कौन सी पॉलिसी रखी है, म्यूचुअल फंड में कितना जमा करा है, क्या रखा है, कब से जमा करा है, सारी डिटेल्स यहाँ FIPS के पास होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के पास। अच्छा, FIUs कौन होता है? आपको बैंक से लोन चाहिए, किसी बैंक से आपने लोन अप्लाई किया तो ये हो गया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र। अब ये लोन आपको ऐसे तो दे देगा नहीं, आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपके इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपके म्यूचुअल फंड से, आपके बैंक के जो पिछला स्टेटमेंट्स है, सारी चीज़ें मांगेगा। आपको हर एक के पास जाना पड़ेगा, बैंक के पास जाना पड़ेगा, इंश्योरेंस के पास जाना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड के पास जाना पड़ेगा, सभी के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर आपको FIUs को देना पड़ेगा जिससे आप लोन ले रहे हो बैंक से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जिससे आप कुछ ना कुछ काम करवा रहे हैं। अब आपको इतनी इधर उधर जाना, इतनी हसल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, अकाउंट एग्रीगेटर जो भी इंस्टीट्यूट होगा, जो भी NBFC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी अकाउंट एग्रीगेटर का रोल कर सकता है, उसको सिंपल आपको ये परमिशन देनी है कि जो मेरे जितने भी डिटेल्स है, मेरी जितनी भी डिटेल्स FIPs के पास पड़ी है वो सारी डिटेल्स आप FIU को दे दो। इतना आपको परमिशन देनी है, ये देते ही आपकी सारी डिटेल्स इधर से इधर हो जाएगी और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये रोल है अकाउंट एग्रीगेटर का। और अकाउंट एग्रीगेटर तभी दे सकता है डेटा जब आप अपने कंसेंट देंगे, आप अपनी सहमति देंगे। और अकाउंट एग्रीगेटर का काम कौन करेगा? NBFCs फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो भी RBI द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होगी वो कोई भी अकाउंट एग्रीगेटर बन सकता है। लेकिन रिसेंटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रीस्ट्रक्चर्ड इट्स सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी SMAC हुई चेयर द कमिटी। सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी ये पहली नई कमेटी नहीं है, ये पहले भी बनाई जा चुकी है। और पहले जो इसके हेड थे वो थे माधुरीपुरी बूच, और माधुरीपुरी बीच जो कि फीमेल है यह अभी सेबी की चेयरमैन है। सेबी की चेयरमैन माधुरीपुरी बूच, ये पहले सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी की हेड थी, लेकिन अभी रिसेंटली चेंज कर दिया गया है। ये चेंज कर दिया गया है जी महालिंगम के साथ, जहाँ जी महालिंगम अब इस कमेटी के हेड होंगे, जिसमें 18 मेंबर्स होंगे इस कमेटी में। और जी महालिंगम पहले सेबी के फुल टाइम मेंबर थे और ये अभी सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी के हेड हो गए हैं। क्या इस कमेटी का रोल क्या है सेकेंडरी मार्केट का? देखिए, एक होता है कैपिटल मार्केट, इसके अंतर्गत 2 मार्केट आते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट जहाँ भी आपके जो आप शेयर्स का ट्रेड करते हैं, गोल्ड का ट्रेड करते हैं, जो भी आप ट्रेड करते हैं वो होता है कैपिटल मार्केट। और प्राइमरी मार्केट के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। प्राइमरी मार्केट में आते हैं आपके जैसे जैसे आपने IPO लॉन्च किया, किसी कंपनी ने IPO लॉन्च किया, तो जो IPO लॉन्च किया जाता है वो होता है प्राइमरी मार्केट। लेकिन IPO लॉन्च होने के बाद फिर शेयर्स को खरीदना बेचने का जो काम होता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट में। इतना सिंपली वैसे आप समझ लीजिए। और सेकेंडरी मार्केट जैसे NSO हो गया, स्टॉक एक्सचेंज जितने भी हो गए, ये सभी सेकेंडरी मार्केट में आते हैं। यहाँ पे स्टॉक्स को परचेज़ किया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, ये सारे काम किए जाते हैं। लेकिन जैसे आपने IPO लेके आए तो ये IPO जहाँ से जो पहली बार लॉन्च किया जाएगा IPO, वह होता है प्राइमरी मार्केट, और ये सब कैपिटल मार्केट के अंदर आते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, सेकेंडरी मार्केट की जो कमेटी है, ये सेकेंडरी मार्केट में जितने भी ग्लिचेज है, जितनी भी कमियाँ हैं, जितने भी कुछ फॉल्ट्स है, उन पर रिव्यू करेगा सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। उनकी एफिशिएंसी पर, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर, सेकेंडरी मार्केट में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितनी सेफ्टी है, मार्केट सेफ्टी कितनी है, ये सारी चीज़ें देखेगी ये कमेटी। और फिर सेबी को ये अपना सजेशन प्रोवाइड करेगी। इतना आप याद रखिए। सेबी की बात करें, सेबी की चेयरपर्सन माधुरीपुरी बूच मैंने बता ही दिया है, एस्टैब्लिश 1992,
1992 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डिसाइडेड टू क्रिएट द फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन असिस्टेंस पैकेज टू ऑल फार्मर्स। सिंपल, फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? नाबार्ड ने। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन शॉर्ट नाबार्ड। नाबार्ड ने ही यह फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स लॉन्च किया है। फार्मर्स, किसान, डिस्ट्रेस तनाव इंडेक्स किस एरिया के किसान को कितना तनाव है और किस चीज़ का तनाव है, ये सारी चीज़ें इस इंडेक्स में मिलेगी। और ये इंडेक्स कौन बनाएगा? ये इंडेक्स बनाएगा नाबार्ड। समझ में कुछ आया? किसानों को, किस किसान को किस प्रकार की समस्या है, किस एरिया के किसान को किस प्रकार, क्योंकि पूरे देश में सारे किसानों की समस्या तो एक है नहीं, सबकी अलग अलग समस्या है। तो किस एरिया के किसान को कौन सी समस्या है, इस चीज़ का भी तो इंडेक्स होना चाहिए। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ रिलीफ दे रही है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कुछ लोन दे रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कुछ रीज़न है आपके पता है, तो ये इंडेक्स सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को, गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, जितने भी जो भी फार्मर से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है सभी को ये इंडेक्स प्रोवाइड करेगा। इस एरिया में इस प्रकार की समस्या है किसानों को, इस प्रकार की यहाँ पे समस्या है, तो उस हिसाब से आप पैकेज प्रोवाइड करा सकते हैं। यह है फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स और इसे लॉन्च किसने किया है? नाबार्ड ने। नाबार्ड की बात करें 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी 1992 मैंने बताया था सेबी की स्थापना हुई थी और 1982 10 साल पहले नाबार्ड की स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरपर्सन है हर्ष कुमार भानवाला इसके चेयरपर्सन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाई विच ईयर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विल प्लान टू लॉन्च ए मिशन फॉर वीनस जो कि सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे पास में एक प्लैनेट है और इस प्लैनेट के लिए इसरो एक मिशन लॉन्च कर रहा है और यह मिशन दिसंबर 2024 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। ये डेट आप याद रखिए। वीनस मिशन ऑफ इंडिया विल बी लॉन्च्ड बाय दिसंबर 2024 बाय द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और यह है दूसरे नंबर का सबसे निकटतम प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। पहले पे मरकरी आता है, सेकंड पे ये अपना वीनस आ गया और थर्ड पे अपना अर्थ आ गया, पृथ्वी आ गई। ठीक है, समझ लीजिए दिसंबर 2024 में इसरो वीनस प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। इसरो के कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट्स देखिए, जैसे कि गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? गगनयान 2023 में लॉन्च किया जाएगा। फर्स्ट ह्यूमन बेस्ड मिशन गगनयान मिशन 2023 में लॉन्च किया जाएगा। एक और मिशन है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट ही लॉन्च किया जाएगा, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? 2022 में। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? किसी आपको पता है कब लॉन्च किया गया था? 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 2022 में लॉन्च किया जाएगा, अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। टेंटेटिव डेट अगस्त है, बहुत ही पास में है। और गगनयान आपको बता ही दिया मैंने 2023, चंद्रयान 2022। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। आईसीसी की रैंकिंग आई है, टीम रैंकिंग 2022 की। टॉप कंट्रीज़ कौन कौन सी है, जस्ट आप इसको याद रख लीजिए और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया मेंस के अंदर टेस्ट क्रिकेट टीम के अंदर ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। T20 के मामले में इंडिया टॉप पर है। ओडीआई के मामले में न्यूजीलैंड टॉप पर है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 3 आप याद रख लीजिए, घोट लीजिए, कोई भी एक पूछी जा सकती है। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया, T20 में इंडिया, ओडीआई में न्यूजीलैंड। सिंपल। नेक्स्ट, द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे WHHD 2022 वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। सिंपल, विश्व हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? हर साल हैंड हाइजीन डे हर साल 5 मई को मनाया जाता है। 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। सबसे डे से समझ सकते हैं ये डे किसके लिए है? हाथों की सफाई रखिए, स्वस्थ रहेंगे आप, ये WHO कहता है। इस दिन का मकसद इतना ही है, हाथों को धोकर रहिए, साफ रहिए, शुद्ध रहिए, आपको बीमारियां बहुत कम होगी। यही इसका मकसद है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे का मतलब।
और इसे कौन कौन ऑब्जर्व करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है। और इस साल की थीम क्या है? ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है, इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। थीम हर एक डे की इंपॉर्टेंट बनती है। इसकी थीम है यूनाइट फॉर, ये थीम भी है और इसका एक कैंपेन था हैंड हाइजीन डे का। इसे कैंपेन की जो टैगलाइन थी ये भी यही थी, यूनाइट फॉर सेफ्टी, यूनाइट फॉर सेफ्टी, क्लीन योर हैंड, CLEAN योर हैंड, यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड, ये इस साल की थीम है, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे कोल माइनर्स डे? कोल माइनर्स डे, क्यों कोल माइनर्स का क्या मतलब है? इज ऑब्जर्व एवरी अक्रॉस द ग्लोब। 4 मई, 4 मई को कोल माइनर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? कोल माइनिंग आपको पता है, आपने देखी, बहुत सभी ने देखी है। कोल माइनर्स कहाँ बिल्कुल बिल्कुल नीचे काम करते हैं, उनका खुद को कोई पता नहीं कि कब कौन सी चट्टान, कौन सा टीला नीचे ढह जाए और हम वहीं समाप्त हो जाए। ये होता है माइनर्स का काम। और माइनर्स की लाइफ कितनी कितनी वो होती है कि आप देख नहीं पाएंगे, इतनी हालत ख़राब होती है माइनर्स की लाइफ। और इसी दिन को ऑब्ज़र्व करने के लिए उनके काम को प्रोत्साहित, उन लोगों को जो इस माइनिंग के दौरान जो ख़त्म हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको ऑनर देने के लिए हर साल कोल माइनर्स डे हर साल 4 मई को मनाया जाता है। 4 मई को मनाया जाता है, इतना आप ध्यान में रखिए। तो ये था 8 और 9 मई की करंट अफेयर्स की क्लास। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 10 मई के में। इससे पहले मैं आपको 1 मई से लेकर 1 मई से लेकर 7 मई तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको कवर करूँगा। लगभग 60 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये एक इनिशिएटिव है जो कि हर महीने 250 क्वेश्चन 250 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, जिसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 4 पार्ट्स में से कवर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।